वॉशिंगटन डीसी में देश का अपमान करने वाले के साथ कांग्रेस खड़ी है और कंगना ने पलटवार किया। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं, भगोड़ा परमवीर सिंह की सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं। 100 दिन से परमवीर गायब है। कहां है परमवीर, किसी को नहीं पता। लेकिन आपको बताने जा रहे हैं कि परमवीर सिंह भगोड़ा घोषित होने में सिर्फ 30 दिन बचे हैं। परमवीर सिंह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कोर्ट में आज क्या हुआ आपको बताने जा रहे हैं। करोड़ों की वसूली का आरोप परमवीर सिंह पर है, लेकिन परमवीर सिंह के अब दिन फिरने वाले हैं। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है परमवीर सिंह के खिलाफ। कैसे उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यह आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा, ये आपके सामने परमवीर सिंह जबरन वसूली केस में परमवीर सिंह फरार है। परमवीर सिंह की तलाश पुलिस को है। मुंबई की क्राइम ब्रांच को परमवीर सिंह की तलाश है। नोटिस के बाद भी परमवीर सिंह अब तक पेश नहीं हुए हैं आपको बताऊं, और गैर जमानती वारंट के बावजूद भाग रहा है परमवीर सिंह। तीन नॉन बेलेबल वारंट जारी हो चुके हैं। भगोड़ा घोषित करने के लिए कोर्ट में बाकायदा याचिका दायर की गई है परमवीर सिंह के खिलाफ। मुंबई की एक कोर्ट ने परमवीर को घोषित अपराधी बताया है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। 1 महीने बाद भगोड़ा घोषित हो सकता है परमवीर सिंह। मुंबई पुलिस का पूर्व कमिश्नर है परमवीर सिंह, लेकिन खुद ही क्राइम ब्रांच परमवीर सिंह को तलाश रही है। सोचिए जरा, एक दौर था जिस वक्त वर्दी की हेकड़ी दिखाते थे परमवीर सिंह। एक दौर था जब फर्जी केस बनाते थे, लोगों को फंसाते थे। आज खुद परमवीर सिंह भागे भागे फिर रहे हैं और सिर्फ 30 दिन का वक्त है परमवीर के सामने। देखिए जरा रिपोर्ट। First you get out of this. First you get out of this. I have no comments. I have no comments. परमवीर का बचना मुश्किल। परमवीर पर कसा कोर्ट का शिकंजा। भगोड़ा परमवीर कहां है? Where is परमवीर सिंह? Mr. वाजे, where is परमवीर सिंह? क्या मुंबई पुलिस को सब कुछ बताओगे? कभी मुंबई में अपराधियों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला आज कानून के डर से भागा भागा फिर रहा है। जो वर्दी पहनकर अपराधियों की तलाश करता था, आज वर्दी वाले उसे ढूंढ रहे हैं। वो बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बच पाएगा ऐसा संभव नहीं। I have no comments. I have no comments. जबरन वसूली मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर पर कानून का शिकंजा कस गया है। कोर्ट ने मुंबई क्राइम ब्रांच की याचिका पर परमवीर को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी घोषित अपराधी होने का ऐलान कर दिया है। अगर उसने जांच में आगे सहयोग नहीं किया तो जल्द ही आधिकारिक तौर पर भगोड़ा घोषित हो जाएगा। 30 अक्टूबर को कोर्ट ने परमवीर सिंह और 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन तब भी वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। पता चला कि परमवीर और उसका परिवार पिछले 3 महीने से लापता है। परमवीर सिंह के राजदारों में से एक और बर्खास्त पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे भी इन दिनों पुलिस के शिकंजे में है। कभी परमवीर की शय पर खुद तो परमवीर सिंह कहां है किसी को नहीं पता, लेकिन परमवीर सिंह 30 दिन में हाजिर नहीं हुए तो क्या होगा जरा देखिए। परमवीर सिंह के पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो चुके हैं। कोर्ट ने 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है परमवीर सिंह को, सिर्फ 30 दिन। 30 दिन में परमवीर को सरेंडर करना होगा, और 30 दिन में सरेंडर नहीं किया तो आज के कोर्ट के आदेश का विज्ञापन छपेगा बाकायदा। सोचिए, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी अखबारों में यह विज्ञापन छपेगा। विज्ञापन के बाद सरेंडर न करने पर परमवीर सिंह भगोड़ा घोषित हो जाएगा। भगोड़ा घोषित होने पर संपत्ति भी जब्त हो सकती है। अगली बड़ी कार्रवाई यह होगी। गोरेगांव वसूली केस में परमवीर सिंह आरोपी है। करोड़ों की वसूली का आरोप परमवीर सिंह पर है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको मिलवाने जा रहे हैं मस्खरी के नाम पर देश विरोधी काम करने वाले एक शख्स से। सवाल यह, मस्खरी के नाम पर देश विरोधी काम तो नहीं चलेगा। यह है वीरदास ने क्या किया, यह आपको बताएंगे। जरा वीरदास को पहले सुनिए। यहां से अमेरिका गए, वॉशिंगटन डीसी में देश का अपमान करते रहे और तालियां बटोरते रहे। सुनिए जरा एक बार। I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. जो
जो स्त्रियों की पूजा करता है बलात्कार नहीं कर सकता। वीरदास अपना नाम बदल लें, कायरदास कर लें। अगर उन्होंने कानून तोड़ा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। इस तरह के जो मस्करे लोग हैं, कांग्रेस का जो कुनबा है वो कॉमेडियन का एजेंडा बनता जा रहा है। ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ये लोग खाली पेड लोग होते हैं। ताली के लिए देश को गाली क्यों? कॉमेडी के नाम पर देश का अपमान क्यों? I come from an India where the AQI is 9,000, but we still sleep on the roof and look up at the stars. मस्खरी के नाम पर देश विरोधी काम पर देश के सम्मान से एक ऐसा मजाक। कॉमेडियन और एक्टर वीरदास अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के कैनेडी सेंटर में एक शो करने पहुंचे। इस स्टेज पर चढ़कर वीरदास ने अपनी कविता टू इंडियाज पढ़ी, लेकिन ये कविता नहीं बल्कि देश के गौरव और उसके सम्मान पर चोट थी। And yet I come from an India where leaders hug each other without masks. I come from an India where the AQI is 9,000, but we still sleep on the roof and look up at the stars. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. वीर रुके नहीं, वो कविता ह्यूमर और कॉमेडी के बहाने देश के सम्मान को ठेस पहुंचाते रहे, उसकी अस्मिता का माखौल बनाते रहे, देश की संस्कृति और पुरखों की विरासत को सरे बाजार नीलाम करते रहे। I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. कॉमेडियन हो या देश का कोई भी नागरिक हो, किसी को अधिकार नहीं है कि अपने देश का मजाक उड़ाए, अपने देश की बेइज्जती करे, वो भी विदेश जाके। विदेश की धरती पे हिंदुस्तान का मजाक उड़ाए, ये अच्छी बात नहीं है। उसने जो बोला वो तो गलत है ही, लेकिन उसको जो है समर्थन करने में जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है वो अपनी भूमिका निभा रही है। तो कांग्रेस का जो कुनबा है वो कॉमेडियन का एजेंडा बनता जा रहा है। अब जिस पार्टी का कॉमेडियन एजेंडा हो, जिस कुनबे का कॉमेडियन एजेंडा हो, तो उस पार्टी की हाशिर क्या हो सकता है? उसका नाम वीरदास नहीं कायरदास होना चाहिए। जिस तरह की हरकतें की, जो महिला की सुबह पूजा करेगा वो कभी किसी महिला पर की छेड़खानी भी नहीं कर सकता, बलात्कार तो दूर की बात है। तो वीरदास को पहले शक्ति पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। किसी माँ बहन बेटी की पूजा करके देखें तो उनको ध्यान में आ जाए कि माँ भारती के सपूत जो है वो बलात्कारी छलात्कारी नहीं है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कौन है वीरदास। वीरदास का तारुफ जरा सुन लीजिए, उसके बाद बताएंगे कि कौन कौन वीरदास के साथ आकर खड़ा हो गया है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर यह है वीरदास, स्टैंड अप कॉमेडियन है, कुछ इसी अंदाज में कॉमेडी करते हैं। देहरादून में इनका जन्म हुआ। वीरदास का 1979 में इनकी पैदाइश है और कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं वैसे वीरदास। कुछ फिल्में भी इन्होंने की हैं। वीरदास एक एक्टर भी हैं और पहली फिल्म जो इन्होंने की, कई फिल्मों में काम किया है। पहली फिल्म आपको याद होगी इनकी नमस्ते लंदन में डेब्यू किया था 2007 में। वीरदास ने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हैं और इन्होंने पढ़ाई, एक्टिंग की पढ़ाई भी की है। इसके अलावा अमेरिका से भी पढ़ाई की है वीरदास ने। लेकिन आपको बताऊं, वीरदास ने जो अपमान किया देश का अमेरिका में, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेता भी वीरदास के साथ आकर खड़े हो गए। उनमें पहला नाम है शशि थरूर का। शशि थरूर वीरदास का साथ दे रहे हैं। यह आपको बताऊं, न सिर्फ थरूर, उनमें कुछ और कांग्रेस के नेता हैं, वो भी वीरदास के साथ आकर खड़े हो गए। जब बात देश के अपमान की हो रही है तो आखिर कैसे भला सोचिए, जिस पार्टी ने इस देश पर सबसे ज्यादा राज किया वो आज देश का अपमान करने वालों के साथ खड़े हो जाए। देखिए जरा शशि थरूर ने क्या कहा, ये आपको बताने जा रहा हूं। और शशि थरूर को दिलचस्पी है कि अभिषेक मनु सिंघवी का बिल्कुल अलग राय थी उनके खिलाफ। कपिल सिब्बल ने क्या लिखा? कपिल सिब्बल ने लिखा यहां दो भारत हैं। कपिल सिब्बल लिख रहे हैं लेकिन लोग नहीं चाहते कि कोई इस बारे में बताए क्योंकि हम लोग असहिष्णु और पाखंडी हैं। इस पर विरोध में अशोक पंडित ने क्या लिखा, देखिए। अशोक पंडित लिख रहे हैं मुझे इस शख्स में, यानी इस शख्स में, वीरदास में आतंकवादी दिखता है। वो स्लीपर सेल के उन सदस्यों में से एक है, विदेशी भूमि पर हमारे देश के खिलाफ इसने युद्ध छेड़ा है। तुरंत यूएपीए के तहत गिरफ्तार
किया जाना चाहिए। वीरदास, ये अशोक पंडित ने लिखा है। शशि थरूर ने क्या लिखा है देखिए जरा। शशि थरूर लिख रहे हैं, एक स्टैंड अप कॉमेडियन, खड़े होने का असली मतलब शारीरिक रूप से नहीं है। थरूर देखिए क्या उसके फेवर में लिख रहे हैं, नैतिक रूप से एक स्टैंड अप कॉमेडियन ये जानता है। वीरदास ने करोड़ों लोगों के लिए 6 मिनट में अपनी बात रख दी है, ये शशि थरूर ने कहा। इसके जवाब में शशि थरूर बेहतरीन भी लिख रहे हैं, लेकिन इसके जवाब में एक और ट्वीट जो आपको अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेसी नेता लिख रहे हैं, कुछ लोगों की बुराइयों को व्यापक बनाना, दुनिया के सामने देश के बारे में बुरा कहना ठीक नहीं। अभिषेक मनु सिंघवी की राय दूसरी है। वो लिख रहे हैं, ब्रिटिश शासन के समय पश्चिमी दुनिया के सामने भारत को सपेरों और लुटेरों के देश के तौर पर पेश करने वाले लोग आज भी हैं। उनके ये शब्द हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे एफआईआर लिख ली गई है वीरदास के खिलाफ। वो एफआईआर की कॉपी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है वो एफआईआर, वीरदास के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली और मुंबई में ये एफआईआर वीरदास के खिलाफ दर्ज हो गई है। जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तो नेताओं की बात हो गई, कांग्रेस कैसे साथ आकर खड़ी हो गई, लेकिन सोशल मीडिया पर देश के अलग अलग हिस्सों में वीरदास के एक एक शब्द पर लोग जवाब दे रहे हैं। सुनिए और खुद समझिए वीरदास ने जो कहा है, लोग उस पर क्या जवाब दे रहे हैं। ये आपके सामने वीरदास ने कहा, मैं उस भारत से आता हूं जहां AQI यानी एयर क्वालिटी 9000 है, जो कि सरासर झूठ है। हम फिर भी छतों पर लेटकर रात में तारे देखते हैं, यह वीरदास ने कहा। वीरदास को एक शख्स ने जवाब दिया, उसने क्या लिखा है, जैसे तुम्हारा AQI फेक है, यानी एयर क्वालिटी जो वीरदास ने लिखी 9000 वो गलत है, क्योंकि दिल्ली का एयर क्वालिटी भी 1000 भी नहीं है। वीरदास AQI 9000 लिख रहे हैं। वैसे ही शख्स लिख रहा है, वैसे ही तुम्हारा IQ भी फेक है। वीरदास ने लिखा, वो शख्स आगे लिख रहा है, ये दुनिया में भारत को शर्मसार करते हैं। वीरदास जैसे लोग दुनिया में भारत को शर्मसार करते हैं और फिर यही नस्लवाद का रोना रोते हैं। वीरदास ने एक और बात लिखी। वीरदास ने कहा कविता में, हम दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात में गैंगरेप करते हैं। वीरदास के इस बात पर किसी ने जवाब दिया कि जिस अमेरिका में खड़े होकर बोल रहे हो, वहां की हालत ज्यादा खराब है। जिस अमेरिका में खड़े होकर हिंदुस्तान की बुराई कर रहे हो, अमेरिका में हर 5 महिला में से 1 रेप का शिकार है, 5 में 1। अमेरिका में 8 रेप केस में केवल 1 मामला ही दर्ज हो पाता है। वो शख्स लिख रहा है, वो लिख रहा है, विश्व में सबसे अधिक रेप की शिकार महिलाएं अमेरिका में ही हैं। वीरदास ने आगे अपनी कविता में कहा, जो कॉमेडी क्लब की दीवार तोड़ देता है, जब उसके अंदर से हंसी की आवाज आती है। तो किसी ने जवाब में लिखा, कहां थे जब असीम त्रिवेदी की एक कार्टून बनाने पर गिरफ्तारी हो गई थी, जब 2012 में देशद्रोह के नाम पर सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थीं, जब तमिलनाडु में 9000 लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज हो गया था, तब कहां थे। वीरदास ने कविता में कहा था, वॉशिंगटन DC में जहां ओल्ड लीडर्स अपने मरे पिता के बारे में बात करना बंद नहीं करते, वो कह रहे हैं मैं उस भारत से आता हूं, यहां न्यू लीडर्स अपनी जीवित मां के रास्तों पर चलना शुरू नहीं करते। इस पर एक शख्स ने लिखा, कहां थे जब देश के प्रधानमंत्री को बाहरी बताया गया, आउटसाइडर, अमेरिका के राष्ट्रपति से भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की अपील की गई, उस वक्त कहां थे। वीरदास ने कहा था, मैं उस भारत से आता हूं जहां एक बड़ी आबादी 30 साल से छोटी है, लेकिन 75 साल के लीडर्स के 150 साल पुराने आइडिया को सुनती है। इस पर शख्स ने लिखा, जिस अमेरिका में खड़े होकर बोल रहे हो, वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन है और बाइडेन की उम्र 78 साल है, लेकिन तुम्हें हिंदुस्तान की बुराई करनी है। वीरदास ने कहा, मैं उस भारत से आता हूं जहां हम वेजिटेरियन होने में गर्व महसूस करते हैं कि हम शाकाहारी हैं, लेकिन उन्हीं किसानों को कुचल देते हैं जो ये सब्जियां उगाते हैं। तो वीरदास को जवाब दिया एक शख्स ने, और वही कथित किसान प्रदर्शन की आड़ में गुंडागर्दी करते हैं, लाल किले पर बवाल करते हैं,
देश के झंडे का अपमान करते हैं। और आंकड़ा भी एक शख्स ने लिखा कि 2009 में 17,368 किसानों ने आत्महत्या की थी, 2010 में 15,964 किसानों ने आत्महत्या की, 11 में 14,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, 12 में 13,754 किसानों ने आत्महत्या की और 2013 में 11,000 से ज्यादा 11,772 किसानों ने आत्महत्या की। ये आंकड़े कांग्रेस की सरकार के हैं। वो पूछ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कितने किसानों ने तब आत्महत्या की थी, तब आखिर किसानों की फिक्र क्यों नहीं हुई। वीरदास ने कहा, मैं उस भारत से आता हूं जो कभी चुप नहीं होता, मैं उस भारत से आता हूं जो कभी बोलता नहीं। वीरदास के इस शब्द पर एक शख्स ने लिखा, उसी भारत में लोग सीए के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, महीनों राजधानी का एक इलाका बंधक बना रहता है उस कानून पर जो संसद से बाकायदा पास हुआ है, और आप कह रहे हैं लोग बोलते नहीं। वीरदास ने कहा, मैं उस भारत से आता हूं जहां बच्चे मास्क लगाकर एक दूसरे का हाथ थामते हैं, लेकिन जहां के लीडर्स बिना मास्क लगाए गले मिलते हैं। तो उस शख्स ने जवाब दिया वीरदास को, भारत में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, दुनिया भारत के वैक्सीनेशन ड्राइव की तारीफ कर रही है। तुम तब कहां थे जब विपक्षी दल इसे मोदी की वैक्सीन कहकर ना लगाने की सलाह दे रहे थे, ना लगवाने की सलाह दे रहे थे। वीरदास ने कहा, मैं उस भारत से आता हूं जहां हम बॉलीवुड की वजह से ट्विटर पर बटे होते हैं, थिएटर के अंधेरे में बॉलीवुड की वजह से एक साथ होते हैं। किसी ने जवाब में कहा, मैं उसी भारत से आता हूं जहां लोग ड्रग्स केस के आरोपी को बेल मिलने पर जश्न मनाते हैं। वीरदास ने कहा, मैं उस भारत से आता हूं जहां हम जब भी ग्रीन के साथ खेलते हैं तो कहते हैं ब्लीड ब्लू, लेकिन जब हम ग्रीन से हार जाते हैं तो अचानक हम ऑरेंज हो जाते हैं। तो किसी ने वीरदास को जवाब दिया, यही भारत जहां कश्मीरी पंडितों की हत्या की जाती है, उनका नरसंहार किया जाता है, उन्हें अपनी ही जमीन से खदेड़ दिया जाता है, लेकिन तब की सरकार चुप रहती थी। ये सवाल वीरदास से करते हैं। आइए अब आपको बताता हूं कि जब चारों तरफ बवाल हुआ, हंगामा हुआ, तो वीरदास सामने आए सफाई देने के लिए, लेकिन वीरदास को कंगना ने भी आड़े हाथों लिया। कंगना ने वीरदास को आतंकवादी तक कहा। तो गो गोवा गॉन, हसमुख और डेली बेली जैसी फिल्मों में नजर आ चुके एक्टर वीरदास अपने एक मोनोलॉग को लेकर विवादों से घिर चुके हैं। विदेश में एक स्टैंड अप कॉमेडी शो के दौरान वीर ने भारत पर लिखी एक कविता सुनाई थी, लेकिन यह कविता वीरदास के लिए अब मुसीबत बन गई। उनकी इस हरकत पर न सिर्फ देश में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी विरोध हो रहा है। लोग वीरदास को गिरफ्तार तक करने की मांग कर रहे हैं। बवाल बढ़ने के बाद अब वीरदास ने अपनी इस कविता पर सफाई दी है। वीरदास ने एक पोस्ट शेयर कर लिखा है कि उनका इरादा देश का अपमान करने का नहीं था, बल्कि उनका इरादा यह याद दिलाने का रहा है कि देश अपने तमाम मुद्दों के बाद भी महान है। वीरदास ने अपनी सफाई में लिखा है, एक ही विषय के बारे में 2 अलग विचार रखने वाले लोगों की बात हो रही है। यह किसी तरह का कोई रहस्य नहीं है जिसे लोग जानते नहीं। वीरदास ने आगे कहा कि लोग भारत को एक उम्मीद के साथ देखते हैं, नफरत के साथ नहीं। लोग भारत के लिए तालियां बजाते हैं, इज्जत देते हैं, और मुझे अपने देश पर गर्व है। मैं इस गर्व के साथ जीता हूं। वीरदास भले ही अब सफाइयां दे रहे हो, लेकिन उनका विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। तमाम मुद्दों पर अक्सर अपनी राय रखने वाली कंगना रनौत ने वीरदास की इस कविता पर भी नाराजगी जाहिर की है। कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में वीर की तुलना एक आतंकवादी से करते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है। वीर के वीडियो की खिंचाई करते हुए कंगना ने लिखा, जब आप सभी भारतीय पुरुषों को सामूहिक बलात्कारी की तरह बताएंगे तो ये दुनिया भर में भारतीयों के खिलाफ नस्लवाद को बढ़ावा देता है। बंगाल में पड़े अकाल के बाद चर्चिल ने कहा था, ये भारतीय खरगोश की तरह है, इसी तरह मरने के लिए बाध्य हैं। चर्चिल ने लाखों लोगों की मौत के लिए भारतीयों को दोषी ठहराया। पूरी जाति को टारगेट करने वाला ऐसा क्रिएटिव काम एक सॉफ्ट टेररिज्म है। वीरदास जैसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये कंगना रनौत ने कहा। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, ये जो वीरदास हैं, इन्होंने जो किया ये कोई पहली बार नहीं किया। विवादों से इनका पुराना नाता है, वो आपको बताने जा रहा हूं। एक नहीं, विवादों की लंबी लिस्ट है। ये दरअसल इसी तरह से
विवादित कविताएं सुनाकर, विवादित टिप्पणियां कर कर तालियां बटोरते हैं और पैसे कमाते रहे। एक शो के लिए इन्हें बाकायदा 10 नोटिस भेजे गए। पहले शो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था, आपको बताऊं, और वकीलों की छवि बिगाड़ने का आरोप वीरदास पर लगा। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था और एपीजे अब्दुल कलाम पर भी वीरदास ने टिप्पणी की थी। शो बीच में ही रोक दिया गया था। पुलिस में बाकायदा शिकायत दर्ज हुई थी वीरदास के खिलाफ और ट्रांसजेंडर समुदाय पर भी वीरदास ने टिप्पणी की थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, जरा सुनिए लोगों का गुस्सा किस कदर है, लोग क्या कह रहे हैं वीरदास ने जो देश का अपमान किया इस पर। सुनिए जरा। किसी और कंट्री में जाकर के हमारी कंट्री की निंदा कर रहे हैं आप, ये इस तरह से कर रहे हैं। अगर आपको आवाज़ ही उठानी है और इस वे में बोलना है तो आप अपनी कंट्री में उठा सकते हैं। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसके लिए आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन अदर कंट्री में जाकर के अपनी कंट्री के बारे में गलत बोलना बहुत गलत बात है। इस चीज़ के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए उन्हें। जो पढ़े लिखे हैं वो खुद ही समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। इससे इनकी समझदारी का पता चलता है कि ये कितने समझदार हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और आगे से ऐसा कभी कुछ ना करें, नहीं तो गवर्नमेंट को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। विवेकानंद जी से सीखना चाहिए उनको कि बाहर में जाए तो एक भारत के लिए ही बोले, जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे उनके पूरा परिवार है, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उसके बारे में बोले, उसके खिलाफ नहीं बोले, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो वो ऐसा बोल रहे हैं। वो है ना कम्युनिस्टों का वो एक प्रोपेगेंडा है कि अपने देश को नीचा दिखाओ और अपने जो आजकल जो चेंज आ रहा है काफ़ी ज़्यादा मोदी जी के कारण अपने देश की छवि आगे बढ़ रही है, काफ़ी अच्छी बढ़ रही है। पहले नहीं होता था, पहले बस इंडिया वाले हाथ जोड़ के खड़े। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहे हैं क्या देश की राजधानी दिल्ली में फिर लॉकडाउन लगेगा, कैसे आपकी सांसों पर सियासत हो रही है। कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में होगा क्या। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं कोर्ट में क्या हुआ आज, सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज है। केंद्र राज्य सरकारों से बाकायदा जवाब तलब किया है। केंद्र ने हलफनामे में बताया है एक्शन प्लान और केजरीवाल सरकार से भी जवाब मांगा गया है। पंजाब और हरियाणा सरकार ने भी अपनी बात रखी है। केंद्र राज्य सरकारों के एक्शन से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी। लेकिन आइए अब आपको बताता हूं, जरा देखिए कोर्ट में बहुत दिलचस्प दलीलें दी गई। कोर्ट ने क्या कहा और जवाब में सरकारों ने कहा क्या कहा, ये देखिए जरा, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है ये आपके सामने कि दिल्ली सरकार ने क्या कहा। केंद्र सरकार ने कहा कि एनसीआर के राज्य कर्मचारियों को 50% वर्क फ्रॉम होम कराएं, यानी 50% लोग अपने घरों में रहें और घर से काम करें, यह केंद्र सरकार ने कहा। तो इस पर कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस ने, क्या यह आसपास के सब इलाकों में लागू हो सकता है, न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के इलाकों में भी लागू हो सकता है। इस पर केंद्र सरकार ने कहा जी हां बिल्कुल लागू हो सकता है, न सिर्फ दिल्ली बाकी के इलाकों में भी। केंद्र सरकार ने आगे कहा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी लागू हो सकता है। दिल्ली सरकार का कहना था पराली जलने की वजह से 35 से 40% प्रदूषण हो रहा है, पराली जलने की वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारा फोकस प्रदूषण पर है, यानी कोर्ट का कहना था पराली पर फोकस नहीं, अभी प्रदूषण जो दिल्ली में हो रहा है उस पर फोकस है। चीफ जस्टिस ने कहा आप एक खास मुद्दा उठा रहे हैं जो गैर जरूरी है। यह चीफ जस्टिस ने कहा आप इसे बार बार आकर क्यों लाते हैं, यह राज्य सरकार से कहा। दिल्ली सरकार ने कहा पराली की वजह से 3 से 4% प्रदूषण है, यह दावा किया गया, यानी दिल्ली सरकार अपनी बात कह रही है कि दावा यह किया जा रहा है कि 3 से 4% जो प्रदूषण है वही सिर्फ पराली से, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो चीफ जस्टिस ने कहा हमने आपसे 2 सप्ताह तक, दरअसल यह कहा था हमने अपने आदेश में 2 सप्ताह तक किसानों से इसको मूव करेंगे जल्दी से, किसानों से पराली ना जलाने की अपील की है, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। दिल्ली सरकार ने कहा नवंबर में पराली जलाने के मामले और ज्यादा बढ़ जाएंगे और हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, यह दिल्ली सरकार का कहना था। दिल्ली सरकार ने कहा आईआईटी कानपुर से एक बाकायदा स्टडी कराई गई है। चीफ जस्टिस ने कहा यह आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट है, इस पर क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ने पूछा। यह रिपोर्ट, दिल्ली सरकार ने कहा यह रिपोर्ट अब तक पब्लिश नहीं हुई है, इस पर
चीफ जस्टिस ने कहा बैन होने के बावजूद पटाखे जलाए गए, ये सवाल पूछा, क्या इसे नजरअंदाज कर सकते हैं? चीफ जस्टिस ने कहा। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कल सभी राज्यों की एक बैठक हुई थी दरअसल, और जो हलफनामा हमने दिया है इस बैठक को लेकर, और उसमें से 90% नियम लागू हो चुके हैं। तो बेंच ने कहा हमें बताया गया कि 69 मशीनें हैं, यानी मुमकिन है कि एमसीडी के पास पैसे ना हो। और आपने क्या किया, बेंच ने सवाल पूछा। लेकिन कुछ मशीनें खरीदी गई, लेकिन आपको बताऊं इन सब के बीच कैसे पॉलिटिकल लड़ाई हुई। संबित पात्रा सामने आए और जवाब दिया दिल्ली सरकार की तरफ से गोपाल राय ने। सुनिए जरा। 1000 गुना डिफरेंस है काम और दिखावे के बीच में। काम क्या है? कैप्सूल खरीदना काम है। 40,000 रुपए का काम किया और 16 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट किया। ये गुणा भाग करिए, जरा गणित करके देखिए, मुझे लगता है 4,000 टाइम्स काम पराली जितना किया और फसल जितना दिखाया है। उनकी प्रॉब्लम कुछ और है, उनको पराली का समाधान नहीं चाहिए। पूरे दिल्ली के अंदर योगी जी की होर्डिंग लगी हुई है। संबित पात्रा जी को कभी दिखा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, होर्डिंग पूरे दिल्ली में पट्टी होती, कभी दिखा उनको? उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ये है, वो अलग प्रॉब्लम है कि आम आदमी पार्टी फैल कैसे रही है। उसके लिए केजरीवाल जी ने पंजाब को दोषी ठहराया है। अगर पंजाब में पराली जलाने से पंजाब के किसान दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, हरियाणा में पराली जलाने से हरियाणा के किसान दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, तो आप बताइए सबसे ज्यादा प्रदूषण कहां होना चाहिए? पंजाब में होना चाहिए। हरियाणा की हवा की क्वालिटी सबसे खराब होनी चाहिए, मगर सबसे ज्यादा खराब क्वालिटी हवा की कहीं है तो वो दिल्ली की है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण के अलावा राजनीति भी तो है, तभी तो हवा में गंदगी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। पंजाब के अंदर जब पराली जलती है और हवा का रुख अगर उत्तरी होता है तो वो हवा का रुख से अभी तक सारे जो एनालिसिस आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट दिल्ली में आके पड़ता है। और बीजेपी के लोगों को नहीं पता है तो पर्यावरण मंत्री जी को एक मीटिंग बुला करके उनको समझाना चाहिए कि एयरसेट क्या होता है। पंजाब में अगर वो कोई गतिविधि होती है उसका इम्पैक्ट यहां तक आता है। दिल्ली की जो भौगोलिक बनावट है, यहां जो भी चीजें आती हैं वो आकर के कटोरे जैसे चीजें आके जम जाती हैं, यहां पर आकर के स्टेगनेंट हो जाती हैं, ठहर जाती हैं, जिसका इम्पैक्ट दिखता है। तो 24 नवंबर को इस मामले में आगे सुनवाई होगी, लेकिन सांसों पर सियासत जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।